हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी टॉपिक ऑफ द डे सेशन। ये सेशन हमारा करंट अफेयर्स का सेशन होता है, जिसमें आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो ईडब्ल्यूएस कोटा से रिलेटेड है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे रिजर्वेशन से रिलेटेड। फ्यू इयर्स बैक गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे 10% कोटा रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था। इसको लेकर, इस डिसीजन को लेकर, इस अमेंडमेंट को लेकर जो व्यू था वो दो व्यू में बट गया था। मेजोरिटी का कुछ अलग व्यू था, कुछ माइनॉरिटीज का अलग व्यू था। इसको लेके मेजोरिटी का कहना था कि यह जो रिजर्वेशन कोटा है ये किसी भी नॉर्म्स को वायलेट नहीं कर रहा है, जबकि माइनॉरिटी का कहना था कि जो 50% जो सीलिंग है रिजर्वेशन का मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग, उसके वायलेशन कर रहा है यह ईडब्ल्यूएस कोटा। बट इन सारे व्यूज को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटा को वैलिड करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इकोनॉमिक ग्राउंड पे जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है टू द 10%, इट इज नॉट द वायलेशन ऑफ सीलिंग ऑफ 50%। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे डिसीजन भी दिए हैं, लाइक इंदिरा साहनी केस में उन्होंने क्लियर कहा है कि जो ये 50% का जो रिजर्वेशन का कोटा है दैट इज नॉट इनफ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, और वो सिर्फ एससी एसटी के लिए था। तो जो फॉरवर्ड क्लास के लिए यह 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड इज नॉट द वायलेशन ऑफ एनी नॉर्म्स। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिसेंटली वैलिड करार दे दिया है। अब आइए देखते हैं कि मेजोरिटी का क्या व्यू था। तो 103rd अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे इसे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था, और मेजोरिटी का व्यू है कि दिस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द ईडब्ल्यूएस कोटा डज नॉट वायलेट इक्वालिटी एंड बेसिक स्ट्रक्चर। जो माइनॉरिटीज का व्यू था, उनका कहना था कि ये जो ईडब्ल्यूएस कोटा है बेसिकली इज द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वायलेशन ऑफ इक्वालिटी एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, हमारा आर्टिकल 15 कहता है, 15 है, 16 है। जो 15 और 16 में बेसिकली यह 103rd अमेंडमेंट था, हमारा ऐड करता है दो क्लॉज इसमें। (15) clause 6 and 16 clause 6। तो मेजोरिटी का कहना है कि दिस इज नॉट द वायलेशन ऑफ इक्वालिटी और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑन अकाउंट ऑफ 50% सीलिंग। जैसा कि मंडल कमीशन ने कहा था कि जो रिजर्वेशन कोटा है वो 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और जो माइनॉरिटीज है उनका कहना है कि यह जो ईडब्ल्यूएस कोटा है 103rd अमेंडमेंट जो है, इस बेसिक मंडल कमीशन का जो सीलिंग लिमिट है 50% का वायलेशन है। बट मेजोरिटी व्यू था कि नो, दिस इज नॉट द वायलेशन ऑफ 50% सीलिंग। इवन जैसा कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि दिस 50% रूल इज नॉट इनफ्लेक्सिबल। अब ये ऐसा 50 नहीं है कि इससे फ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें चेंजेस नहीं लाए जा सकते। और फर्दर द कोर्ट फर्दर दिस 50% जो रूल है दिस इज अप्लाइड ओनली टू एससी एसटी एससीबीसी एंड ओबीसी कम्युनिटीज, नॉट टू द फॉरवर्ड कैटेगरी। दैट्स व्हाई इन ग्राउंड्स पे, इन व्यूज के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस ईडब्ल्यूएस कोटा को वैलिड करार दे दिया। माइनॉरिटी व्यूज क्या थे? माइनॉरिटी का कहना था कि जो 50% सीलिंग लिमिट है जो कि मंडल कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था, अगर 10% ईडब्ल्यूएस कोटा को 10% अगर ये प्रोवाइड किया जाता है रिजर्वेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, दिस इज द वायलेशन ऑफ 50% सीलिंग लिमिट। यह माइनॉरिटी व्यूज था। बट जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिस इज नॉट द वायलेशन ऑफ 50% सीलिंग लिमिट, बिकॉज वो जो 50% था वो रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी के लिए ही था,
और फॉरवर्ड क्लास के बेसिस पे नहीं था वो। तो अगर किसी फॉरवर्ड क्लास को इकोनॉमिक डिप्राइवेशन, इकोनॉमिक ग्राउंड पे अगर उसे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है इन एजुकेशन सेक्टर और इन जॉब, सो दिस इज नॉट द वायलेशन ऑफ एनी सीलिंग लिमिट। अब बात करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कोटा प्रोवाइड किया गया था, या 2019 में इन 2019 ईडब्ल्यूएस कोटा 103rd अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू यह प्रोवाइड किया गया था। 10% जो ईडब्ल्यूएस कोटा था इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड जो सेक्शन है फॉरवर्ड क्लासेस के, उन्हें यह प्रोवाइड किया गया था। एंड दिस अमेंड्स आर्टिकल 15 and 16 and added 15 clause 6 and 16 clause 6 to provide reservation, 10% reservation in educational institutions, in government jobs. It inserted again, it is for economic reservation in jobs and admission in educational institutions. So basically EWS कोटा को लाने का यही गवर्नमेंट का व्यू था कि जो इकोनॉमिकली, जो अपर कास्ट में, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के पास उतना सोर्सेस है, रिसोर्सेस है। जो अपर कास्ट में फाइनेंशियली वीक है, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन है, उन्हें भी 10% रिजर्वेशन दिया जाए। जब ये लागू हुआ तो पूरा का पूरा सेक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मेजोरिटी का कहना था कि यह कोई वायलेशन नहीं है, माइनॉरिटी कह रही थी कि ये मंडल कमीशन का जो सीलिंग लिमिट है 50% का, उसका वायलेशन कर रही है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे वैलिड करार दे दिया। अब देखते हैं कि आखिर क्या क्या ऐसे ग्राउंड्स है जिसपे, अब ऐसा नहीं है कि किसी को भी दिया जा सकता है। सुप्रीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नॉर्म्स निकाले हैं, अगर उस नॉर्म्स को कोई फुलफिल कर पाएगा देन ओनली उसे ईडब्ल्यूएस कोटा दिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। वो कुछ जो बेसिक नॉर्म्स है, जो क्राइटेरियाज है ईडब्ल्यूएस कोटा में शामिल होने के लिए, कैंडिडेट्स का जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए, उनका एनुअल इनकम 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। देयर फैमिली मस्ट नॉट ओन मोर देन 5 acres ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। और जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए, उसका फैमिली के पास 5 एकड़ से अधिक एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, खेतिहर जो जमीन है वो नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल फ्लैट एरिया शुड बिलो 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। रेसिडेंशियल प्लॉट एरिया शुड बिलो 100 स्क्वायर फीट, जो कि म्युनिसिपैलिटी सेक्टर में अगर है तो वह 100 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। और रेसिडेंशियल प्लॉट एरिया बिलो 200 स्क्वायर यार्ड, अगर वह नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी एरिया में है तो उनका जो रेसिडेंशियल प्लॉट एरिया होना चाहिए वो 200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। और अगर म्युनिसिपैलिटी के सेक्टर में है देन वह 100 स्क्वायर यार्ड से कम में होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है कोई कैंडिडेट, देन ओनली उसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ईडब्ल्यूएस के बेसिस पे, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन के बेसिस पे 10% रिजर्वेशन का सुविधा है। तो ये जितने सारे कंट्रोवर्सीज थे इसके रिगार्डिंग, व्यूज थे अलग अलग, सबको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया और वैलिड करार दे दिया ईडब्ल्यूएस कोटा को। आपने देख लिया कि ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए जो भी प्रॉब्लम्स थे, व्यूज थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज करके उसे वैलिड करार दे दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट उसको प्रोवाइड हो गया। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वह लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, रिसेंटली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं और वो है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी इज द रिटायर्ड हाईकोर्ट चीफ जस्टिस। उन्हें रिसेंटली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और ये जो अभी रिसेंटली जो इन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, यह 24 फरवरी 2020 के बाद आफ्टर 2 इयर्स इन्हें अपॉइंट किया गया है। जो 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था उनके बाद, उस फरवरी 2024 के बाद 20 के बाद ऋतुराज को अपॉइंट किया गया। इससे पहले जो चेयरमैन थे जस्टिस
बलवीर सिंह चौहान थे, जस्टिस बलवीर सिंह चौहान। एंड रिसेंटली अब इन्हें अपॉइंट किया गया है ऋतुराज अवस्थी को। अगर अब हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो बेसिकली एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। मींस लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी which is notified by or appointed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो कोई एक ये ऐसा नहीं कि कोई पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू से लाया जाता है या पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू से स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है। बेसिकली यह लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू नोटिफाइड इसे किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज ए नॉन स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बैकग्राउंड की बात करें कि कब यह आया, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो हिस्ट्री है वह ब्रिटिश ओरिजिन से है। जब एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिफाई किया जाता है, और एट दैट टाइम जो चेयरपर्सन होते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के, लॉर्ड मैकुले वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। 1835 के एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश होता है। लॉर्ड मैकुले इसके फर्स्ट चेयरमैन होते हैं। बट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है तो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन 1955 में स्टैब्लिश होता है, नोटिफाई किया जाता है, और उसके जो चेयरमैन होते हैं वो MC स्टालवार्ड होते हैं, जो कि उस टाइम में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहते हैं। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। और एट दैट टाइम MC स्टालवार्ड को लॉ कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया जाता है। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन नोटिफाइड इन 1955 एंड चेयरमैन MC स्टालवार्ड। टेन्योर, अगर बात करें टेन्योर की, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो टेन्योर होता है वह 3 इयर्स का होता है। जो उनके चेयरपर्सन होता है, जो लॉ कमीशन इज ऑफ 3 इयर्स, इनका जो टेन्योर होगा वो 3 साल का होता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। अब बात करते हैं मैंडेट कि अगर इसे नोटिफाई किया जाता है, गवर्नमेंट इसे लाती है, तो क्या क्या मैंडेट्स है, बेसिकली इसके क्या क्या वर्क्स हो सकते हैं। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो बेसिक वर्क है कि रिसर्च करना इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड रिव्यू द एग्जिस्टिंग लॉज इन इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट इसीलिए लाती है, नोटिफाई करती है कि लॉ के फील्ड में रिसर्च किया जाए और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसमें जो लैकुने हैं, फॉल्ट्स हैं, उसमें रिसर्च किया जाए, उसे रिव्यू किया जाए, ताकि लॉ को एज पर द नीड ऑफ द टाइम एंड द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड कंट्री उसे फिर से एग्जीक्यूट किया जा सके और उसे फिर से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो बेसिक जो व्यू है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का लाने का या उसे नोटिफाई करने का, इसका जो बेसिक मैंडेट है टू रिसर्च एंड रिव्यू द एग्जिस्टिंग लॉज। It shall also undertake studies and research for bringing reforms in the justice delivery system. Justice delivery system or elimination of delay in procedure, speedy disposal of cases and reduction in the cost of litigation. तो इन एरियाज में भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट्स है, वो वर्क करती है, अपना काम करती है, स्टडी करती है कि कैसे जस्टिस सिस्टम्स को और अधिक रिफॉर्म किया जा सके, उसे और अधिक करेक्ट किया जा सके, कैसे प्रोसीजरल डिले को कम किया जा सके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया एक बहुत फेमस कोट है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनायल। तो इंडिया में जस्टिस डिले काफी होता है, दैट्स वाई यहां जो केसेस पेंडिंग है वो डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अप्रॉक्स इंडिया में 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तो जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है इस डिले प्रोसीजर को भी एलिमिनेट करने के लिए काम करती है, नॉर्म्स बनाती है, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, ताकि जल्दी से जल्दी केसेस का निष्पादन किया जा सके, उसे एग्जीक्यूट किया जा सके, उनका डिस्पोजल जल्दी से किया जा सके।
और रिडक्शन इन कॉस्ट लिटिगेशन, जो लिटिगेशन प्रोसीजर है उसके कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। कंपोजिशन की बात करें, इट हैज नो फिक्स्ड कंपोजिशन, नो डिफाइंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इट्स चेयर एंड मेंबर्स एंड नो सेट फंक्शन। ये इसका कोई सेट ऑफ फंक्शन नहीं है, कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है, और ना ही इसके चेयरमैन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ऐसा कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है कि ये क्राइटेरिया होंगे तभी आप इसके चेयरपर्सन बन सकते हैं। जो इसका सेट ऑफ मैंडेट फंक्शन की बात करें तो गवर्नमेंट कुछ और भी इससे एक्स्ट्रा मैंडेट्स को प्रोवाइड कर सकती है, तो इसके लिए कोई एक डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है कि क्या क्या मैंडेट है। सो अगर कंपोजिशन की बात करें, उसके चेयरपर्सन के क्राइटेरिया की बात करें, उसके सेट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करें, सो यहां पे कोई भी चीज डिफाइंड क्राइटेरिया इसके लिए नहीं है। सो बेसिकली ये बताने का कारण ये था कि अभी रिसेंटली इनके चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया है, ऋतुराज अवस्थी को, और ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर टुडे।